नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। इस समय चुनाव का माहौल तो भारत में भी चल रहा है और दुनिया के पैमाने पर जो सबसे बड़ा चुनाव हुआ अमेरिका का, अमेरिकी राष्ट्रपति का, वहाँ यूँ समझिए कि अप्रत्याशित तरीके से किसी को उम्मीद नहीं थी। हालांकि बाद में तो ये हुआ कि नहीं, लड़ाई टफ की है कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली। ये पहली घटना है 131 साल बाद कि कोई राष्ट्रपति, चुनाव हारा हुआ राष्ट्रपति फिर से चुनाव जीत के आया हो। और यह शायद पहली घटना होगी कि एक सजायाफ्ता राष्ट्रपति फिर से चुन करके राष्ट्रपति के लिए चुना गया। उसके बावजूद अभी भी स्थिति यह है कि अभी उनकी 26 तारीख को उनकी घोषणा होनी है। उनकी सजा पर उनकी क्या होगी, क्या स्थिति बनेगी, अगर उस समय उनको सजा हो जाती है तब क्या स्थिति रहेगी। तो इस तरीके से अमेरिका इस समय बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। राष्ट्रपति चुना गया है, चुने जाने के बाद भी अनिश्चितता बरकरार है। हालांकि क्या होगा, कैसे होगा तो अलग की बात है, लेकिन फिलहाल पिछली बार हमारे प्रधानमंत्री जी उनके चुनाव प्रचार में भी गए थे उनको, लेकिन वहाँ से उनको हरवा करके आए। और इस बार तो उनके चुनाव प्रचार में नहीं गए। और तो खैर जो भी हो, अभी फिलहाल स्थिति यह है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं उसके बाद से दुनिया के नक्शे पर इस अमेरिकी राष्ट्रपति जो चुन के आए हैं इनकी क्या स्थिति रहेगी। इस समय दुनिया में सबसे बड़ा पावर माना जाता है अमेरिका, लेकिन आज की तारीख में वो महत्वहीन हुआ है, प्रभावहीन हुआ है, उसका प्रभाव मंडल कम हुआ है। ऐसी हालत में दुनिया में जो समस्याएं हैं और ख़ास करके भारत के संदर्भ में कि इनका क्या दृष्टिकोण होगा, रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में इनका क्या दृष्टिकोण होगा, इजराइल में जो ये दमन चक्र चल रहा है ये फिलिस्तीन के ऊपर, उनका क्या रूप होगा, और दुनिया के बाजार में, दुनिया की राजनीति में ये क्या असर छोड़ेंगे इस ट्रंप। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर आफ्ताब कमल पाशा जी। आप अभी अमेरिका में ही थे, वहाँ से ट्रंप को जितवा करके भारत लौट आए और वहाँ प्रवासियों के ऊपर क्या स्थिति क्या बनेगी, इनसे बेहतर उस पर टिप्पणी कौन कर सकता है। तो आपका स्वागत है कमल पाशा जी। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश के राज्य सचिव अरविंद श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। तो हम चलते हैं शुरुआत में अपने ए.के. पाशा साहब के पास। पाशा जी, आप ने वहाँ पर कौन सा पाशा फेंका और डोनाल्ड ट्रंप जी को आप जितवा करके और वहाँ से सीधे भारत लैंड कर गए। तो आज की तारीख में अब क्या स्थिति रहेगी अमेरिका की, खास करके भारत के संदर्भ में और दुनिया की राजनीति, दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय। कमल पाशा जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। आप 3 दिशा में आप सवाल पूछे हैं, अमेरिका में और भारत में और पूरे विश्व में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद क्या स्थिति या इम्प्लीकेशंस होंगे। सबसे पहले अमेरिका के अंदर ही वहाँ जो मुद्दे थे, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है इमिग्रेशन को लेके डोनाल्ड ट्रंप जो है हर जगह जहां भी वो गए उन्होंने उस पे बहुत इम्पोर्टेंस दिए, क्योंकि उनकी नज़र में और उनके सपोर्टर्स की नज़र में जो बाहर से लोग आए हैं, खास तौर पे जो अनस्किल्ड वर्कर्स जो मेक्सिको के बॉर्डर से और कुछ कनाडा के बॉर्डर से जो आ रहे हैं, उनकी तादाद वो बता रहे थे कि 70 लाख से ज्यादा है पिछले 4 सालों में। मतलब 7 मिलियन लोग घुसपैठ ही हैं जो अमेरिका के अंदर
आए हैं। और ये बहुत ही पेचीदा मामला है, क्योंकि ये 7 लोग जो अंदर अमेरिका के अंदर आए हैं, ये कोई जिनके उनकी नजर में ये क्रिमिनल्स हैं और ड्रग एडिक्ट्स हैं, और बहुत ही गिरी हुई लैंग्वेज में उनको बता रहे थे। लेकिन मैं जहां तक मेरा वहां रहना था पिछले 5 महीनों में, और मैं तकरीबन 24 स्टेट्स का दौरा करता रहा, कैलिफोर्निया से लेके ईस्ट में न्यूयॉर्क और मिनेसोटा से टेक्सास तक, और काफी देर तक टेक्सास में रहा। तो वहाँ की इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमें उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, या कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, या ट्रांसपोर्ट या सर्विस सेक्टर, या जो भी सेक्टर ले लीजिए अमेरिका में, मेक्सिकन्स और बाहर से लोग जो आए हैं, सेंट्रल अमेरिका से, ब्राजील से, साउथ अमेरिका से वगैरह सब, ये लगातार काम करते आ रहे हैं। और मैं जहां भी गया तो लोग इतने बड़े बोर्ड में लिख के लगाए हैं कि हमें लेबर चाहिए, वी आर हायरिंग, हम लोगों को जॉब देना चाहते हैं। और वहाँ काफी किल्लत है, शॉर्टेज है वर्कर्स की। ये नहीं कि 100% पे इकोनॉमी चल रही है। वो चाहे वो प्लम्बर हो, या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, या ड्राइवर हो, या जो भी हो, उबर चूंकि यहाँ भी है वहां भी है। तो मैं बात कर रहा था उबर के ड्राइवर से कि कंपनी उनको लगातार 12 से 18 घंटे तक कभी कभी ड्यूटी पे डालती है। यही हाल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी है, और सर्विस सेक्टर और दूसरे अन्य सेक्टर्स में। तो ये इमिग्रेशन का मामला मेरे ख्याल से जानबूझ के उछाला जा रहा है, ताकि वाइट्स जो अपने आप को वहाँ रूलिंग एलीट समझते हैं, वो उनका खतरा है पावर में और इकोनॉमी में बोल के उनको शक है, डर है। हालांकि मेरे ख्याल से ये बाहर के लोग जो इमिग्रेशन से आए हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स की तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो आईटी सेक्टर में और एकेडमिक्स में और दूसरे सेक्टर्स में भरपूर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन का ये डिवाइसिव एलिमेंट रहा है। दूसरा जो है इकोनॉमी, हालांकि बताते आ रहे हैं कि वहाँ इन्फ्लेशन है, लेकिन दुनिया में सभी जगह इन्फ्लेशन है, सिर्फ अमेरिका में नहीं, यूरोप पे ही नहीं। लेकिन मैं पिछले 15 साल से देखता आ रहा हूँ, वहाँ की तेल की कीमत, पेट्रोल और डीजल जूं की तूं है, बल्कि कई शहरों में कम हुई है, कम हुआ है दाम। तो जो सप्लाई चेन बाहर से आती है, जो प्रोडक्ट्स, वो उसकी किल्लत है, उसकी शॉर्टेज है, उसकी वजह से वहाँ इकोनॉमी में असर पड़ रहा है। चाहे वो अपने आप जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं चीन के साथ, या यूरोपियन यूनियन के साथ जो रूस के साथ सैंक्शंस की वजह से गैस और ऑयल की शॉर्टेज की वजह से, या एक्सपेंसिव एनर्जी की वजह से। तो इकोनॉमी का भी मुद्दा बहुत बड़ा था वहाँ इमिग्रेशन के अलावा, और दूसरे कई सारे मुद्दे थे। फॉरेन पॉलिसी तो बहुत नीचे की फहरिस्त में था, वो शायद 4 या 5। अमरीकी खास तौर पे उन्हें कुछ खास रुचि नहीं, सिर्फ उनका इजराइल समर्थक पॉलिसी जो है वो काफी हद तक वहाँ देखी जाती है। लेकिन क्या हो रहा है दूसरे कोने में दुनिया के, या भारत के साथ कैसे संबंध होंगे, बहुत ही कम लोग इसको हाईलाइट करते हैं अपने इंटरेक्शंस में। और
फॉक्स न्यूज अगर आप देखते रहें तो फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत ही कम इशू पे फोकस कर रहे हैं, या दूसरे चैनल्स भी डोमेस्टिक के। तो डोमेस्टिक पॉलिसी जो है सिर्फ एक बड़ा मुद्दा मुझे बार बार नजर आया कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडेन जो है सिर्फ जो बाइडेन जो है ये निकम्मे हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, ये कुछ खास स्ट्रांग लीडरशिप अमेरिका को नहीं दिए हैं, इसीलिए सब चैलेंज कर रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक इशू पे, इमिग्रेशन पे हो या दूसरे अन्य मुद्दों पर। तो ये तो डोमेस्टिक इशू हुआ। दूसरा जो है भारत और अमेरिका के बीच में दो तीन चीजें बहुत अहम हैं, इम्पोर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है उनके खास दोस्त रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, जब से ये इनके पहले टर्म से हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि दोनों में तालमेल अच्छा है। लेकिन ट्रम्प जो है ये बिजनेसमैन की तरह देखते हैं फॉरेन पॉलिसी को, इसका हमारा अमेरिका का कितना फायदा होता है। और उन्होंने साफ कहा है कि अगर दूसरे देश, भारत भी इंक्लूडेड, अमेरिका में डंप करते हैं प्रोडक्ट्स तो टैरिफ लगाया जाएगा। तो टैरिफ की बात लेके ये काफी गंभीर मामला है, क्योंकि हमारा ट्रेड अमेरिका से काफी ज्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि वो यूक्रेन को तो जंग खत्म करने की बात पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन उनका रवैया, उनका एटीट्यूड चीन की तरफ बहुत कड़ा रहेगा, जिससे भारत अमेरिका के रिलेशंस पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत जो है अमेरिका का सपोर्ट करे चीन के खिलाफ, जो कि हम आगे पीछे देख रहे हैं इस मामले, चूंकि चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है और हम उससे अच्छे संबंध चाहते हैं, बॉर्डर और इकोनॉमिक रिलेशंस वगैरह, और ब्रिक्स में भी। तो ये पेचीदा मामला है चीन को लेके, भारत अमेरिका के ताल्लुकात किस दिशा में जाएंगे और क्या होगा, हम कैसे हैंडल कर पाएंगे। ग्लोबली जो है मेरे ख्याल से एक तरफ से अगर देखें, शमशीद पे मैं बताना चाहता हूं कि अगर यूक्रेन का युद्ध ट्रंप खत्म करते हैं पुतिन से बातचीत करके और नेटो से बातचीत करके, बहुत अच्छी दिशा में ये खत्म होगा, क्योंकि जो सैंक्शंस लगाए गए थे रशिया पे और उनका जो फॉरेन एक्सचेंज और सोना जो फ्रीज किया गया था, इससे बहुत प्रभाव पड़ा अमेरिका के ताल्लुकात या रिलेशंस दूसरे मुल्कों के साथ, देशों के साथ। तो अगर ये रशिया और अमेरिका के रिलेशंस सुधर जाएंगे यूक्रेन की जंग को खत्म करने से, इससे पूरे दुनिया में इसका असर अच्छा होगा मेरे ख्याल से। और जो एनर्जी कॉस्ट यूरोप को उठाना पड़ रहा है, उसमें काफी हद तक उनको मदद पड़ेगी। लेकिन दूसरा पेचीदा मामला अमेरिका और नाटो के बीच में है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप कहते आ रहे हैं कि 2% से ज्यादा उनका जीडीपी नाटो में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो कि कुछ देश आगे पीछे देख रहे हैं। तो नाटो जो एक्सपैंड हो रहा है कई देशों में कोल्ड वॉर के बाद, और जिसको लेके अमेरिका और यूरोप के बीच में मतभेद हुआ है, उसको लेके कुछ पेचीदगियां या प्रॉब्लम्स आगे हो सकती हैं। लेकिन गाजा में या फलस्तीन में या इजराइल के बारे में इनका रवैया, इनका एटीट्यूड बहुत ही क्लियर है। वो फुल सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी इजराइल करे, चाहे हमास को और खत्म करने में या फलस्तीनियों को मारने में, या लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने, या शायद ईरान को भी न्यूक्लियर एग्रीमेंट की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो शायद ईरान पे भी, न्यूक्लियर साइट्स पे भी हमला हो सकता है उनके प्रेसिडेंसी के दौरान। ये क्लियरली इमर्ज हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मिलिट्री पोस्चर अमेरिका ने
उठाया है और जिसका ये पहले ही 4 साल जब प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस पे काफी इंटरेस्ट बताया है। तो अब चूंकि नेतन्याहू अभी प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है अभी 2 साल रहेंगे अगर ट्रंप उनको सपोर्ट करता है, या जूश लॉबी जो एक्टिवली उनके इलेक्शन में सपोर्ट की है अमेरिका में, तो ये दोनों मिलके अगर ईरान पे हमला करते हैं तो इससे काफी गंभीर नतायज होंगे अमेरिका को भी और अमेरिका के साथी खाड़ी में और पूरे विश्व में, और भारत पे भी काफी असर होगा। तो हमें बहुत ही चौकन्ना रहना चाहिए ट्रंप की लीडरशिप से, क्योंकि ये सभी वहां अमेरिका में मानते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये सिर्फ बिजनेसमैन है और ये टैक्स देने से इवेट करे हैं और इनके रिलेशंस फीमेल सपोर्टर्स के या उनके साथ जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही पेचीदा रहे हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल किया जाएगा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वॉल स्ट्रीट जो है और मीडिया जो है और एपेक और जूश लॉबी और दूसरे अन्य लॉबी ग्रुप्स जो हैं उनको इस्तेमाल करेंगे और ये उनके पिट्ठू बन के शायद उनकी पॉलिसी में सपोर्ट करने के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे व्हाइट हाउस में। लेकिन खुशी की बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस की मिसेस आंध्र प्रदेश इंडिया से हैं और वो काफी एक्टिव हैं, ये बात है। इंडियन कम्युनिटी में वो बहुत ही एक्टिव इंटरेस्ट लेते हैं और वो प्रो इंडिया की पॉलिसी को भी सपोर्ट करते आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रंप के कई की एडवाइजर्स पिछले टर्म में भी उनके साथ ही रहे हैं और 4 साल से उन्हीं के साथ कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। और एक कश्यप पटेल बोल के जो ईस्ट अफ्रीका से हैं, तंजानिया कीनिया की तरफ से, उनके माँ बाप वहां थे भारत से जो गए थे, तो वो शायद CIA के डायरेक्टर होंगे या FBI के डायरेक्टर होंगे या कुछ उच्च टॉप पोस्ट में वो रहेंगे। उसके अलावा काफी लोग इंडियंस भी एडमिनिस्ट्रेशन में उनको पोजीशन मिलने की संभावना है। थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो स्पष्ट तरीके से बताया कि जो दुनिया 2 ध्रुवों से होकर के एक ध्रुवी हो गई थी और इस बीच फिर रूस से जो अमेरिका ने पंगा लिया, उसमें फिर एक बार अमेरिका डाउन होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन आने वाले दिनों की जो राजनीति होगी, अब ट्रंप उसमें कैसे क्या एक्शन लेते हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा दुनिया की राजनीति पर अपना असर डालने के लिए। अब हम चलते हैं शिवाजी सरकार साहब के पास। शिवाजी सरकार जी, आप इस पूरी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? इस बीच हमारे साथ ये डॉक्टर गिरीश भारती कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय ये सचिव हैं, वो जुड़ गए हैं। अपने आर्थिक पत्रकार दिनेश विजय चावला जी भी जुड़ गए हैं। आप लोगों का स्वागत है। शिवाजी सरकार साहब, आपकी टिप्पणी। अनम्यूट कीजिए। आ रही आवाज? जी जी। हाँ, डॉक्टर पाशा ने तो खैर बहुत विस्तार से सारी चीजों को, सारे पहलुओं को समझाया और काफी अच्छी तरह से समझाया हम लोग। और हम लोग ये भी समझ में आया कि अमेरिका के रिश्ते जो हैं किसी के भी साथ कोई सीधा नहीं होता है, पेचीदा ही होता है। और भारत के साथ तो निश्चित रूप से ही इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 4 सालों में रिश्ते कोई अच्छे नहीं रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि भारत का जो विदेश व्यापार है वो बढ़कर जो है 124 बिलियन के आसपास हो गया है, जिसमें कि 77 बिलियन डॉलर्स जो है वो तो सिर्फ अमेरिका से ही आता है हिंदुस्तान में, बाकी जो है हम भी भेजते हैं, ये है। तो उसके साथ एक चीज जो है, सबसे बड़ी चीज जो है, नए सिस्टम में जैसा कि बार बार ट्रंप ने कहा है, उसमें हमें असर कहाँ कहाँ पर पड़ेगा, हमें ये सोचने की जरूरत है। भारत के जो है मेरे ख्याल में पूरे विस्तार में भारत को नहीं जाना चाहिए। भारत को सबसे पहले जो है मुझे लगता है कि जो IT सेक्टर है वहां पर उनको काफी असर पड़ेगा। अभी IT सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट्स होते थे भारतीयों के,
उसमें बहुत कमी आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका की सरकारें जो है वो दबाव में है कि वो विदेशों से जो है एम्प्लॉयज न रखें और वहां के लोगों को रखें। इसलिए अगर अनलेस कि बहुत हिंदुस्तान के लोग कोई बहुत हाईली स्किल्ड है, उसके अलावा अन्य जो लोग हैं उनका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाए। दूसरी चीज जो है आईटी सेक्टर को अगर हम देखें तो वहां से जो आउटसोर्सिंग होता है हिंदुस्तानी कंपनियों को, उसमें भी कमी आ सकती है। इसलिए एक आईटी सेक्टर जो एक बूमिंग सेक्टर हमारा रहा है और एक जितने भी एम्प्लॉयमेंट देता है, पर हाँ ये है कि वो अच्छे खासे पैसे लेके आता है और हिंदुस्तान के काफी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो उससे जुड़ते हैं, तो उनके लिए एक संकट आ सकता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वैसे ही हिंदुस्तान में बहुत अच्छे नहीं है और विदेशों का जो ये व्यवस्था है वो भी अगर सही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान के लिए काफी समस्या आ जाएगी। और जिस तरह से हिंदुस्तान के बच्चे इजराइल और यूक्रेन रशिया में जा रहे हैं उनकी सेना में भर्ती होने के लिए, और सेना में भर्ती नहीं उनकी कैजुअलिटीज भी काफी हुई है, ऐसी भी बात नहीं है, तो वो चीजें बढ़ सकती हैं क्योंकि डेस्परेशन जो है नौकरी के लिए वो बढ़ सकती है। पर ओवरऑल हम देखें कि क्या हो सकता है। ट्रंप जो है, पाशा जी ने भी कहा कि वो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उस पर ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, तो उसका जो असर है डोमेस्टिक पॉलिसी पे कई तरह से आएगा। एक तो ये है कि उनकी कोशिश होगी कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट कम करे, और इंटरेस्ट रेट कम करेगा पर उसमें भी एक पेंच है। इंटरेस्ट रेट वो कम करेगा अपने घरेलू उद्योगों के लिए, घरेलू कॉर्पोरेट के लिए, पर बाहर के कॉर्पोरेट के लिए वो नहीं करेगा। तो बाहर के जो एक्सटर्नल जो वहाँ की जो डेट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे और भारत के जो कंपनियां हैं उनके लिए परेशानी हो सकती है। दूसरी चीज अगर आप देखें हिंदुस्तान क्या क्या चीजें उनके यहाँ एक्सपोर्ट करता है, जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, और भी 4-5 चीजें खास करके वहां से जाती है जिसमें कि अपैरल यानी कि कपड़े भी होते हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, और खास करके बांग्लादेश से के जो अभी हालात हैं उसके देखते हुए भारत के पास जो है गारमेंट एक्सपोर्ट्स के अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए हैं। पर ये आसान नहीं होगा भारत के लिए, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि जो भी विदेशों से जो भी सामान लाएगा उनका कहना है कि जो ज्यादा सामान लाएगा वो डंपिंग माना जाएगा। सीधे सीधे उन्होंने नहीं कहा है, पर जिस तरह से उन्होंने इशारों में कहा है, तो भारत जिस तरह से भारत का सामान वहां जिस तरह से पहुंच रहा है उस पर जो है ड्यूटी जरूर बढ़ेगी। और ड्यूटी जो है ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि ड्यूटी जो है भारत जैसे मुल्कों के लिए कम से कम 10% बढ़ सकती है और चाइना का जो है 60% तक बढ़ सकता है, 60% तक बढ़ सकती है। तो इसमें जो है कई लोग जो है अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि चाइना की चीजें जो है वहां कम बिकेगी और उससे हिंदुस्तान को जो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मैं समझता हूँ ये कुछ ज्यादा अच्छे हम स्वप्न देख रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा कि अमेरिका के फार्मास्यूटिकल मार्केट में आसानी से वो जा सके। चाइना जो है फार्मास्यूटिकल के जो है बेसिक इंग्रेडिएंट्स भेजता है, जो रॉ मटेरियल है, कोर मटेरियल भेजता है। हिंदुस्तान के पास अभी रॉ मटेरियल भेजने की उतनी कैपेसिटी नहीं है, पर हाँ ये हो सकता है, पर उस पर कैसे चाइना अमेरिका कैसे रुक लेगा वो भी देखने की है। चीन जो है अभी भी हमारे यहाँ जैसे लहसुन की बात है, लहसुन जो है नेपाल से हमारे यहाँ आता था चीन का लहसुन, और उसके बारे में काफी जो है लोगों को कई तरह की शिकायतें भी हैं। जब चीन नेपाल का रास्ता भी बंद हो गया क्योंकि कुछ आड़तियों ने उसका प्रोटेस्ट किया, तो अब वो ईरान और अफगानिस्तान के जरिए आ रहा है। तो चाइना जो है ये कोशिश कर सकता है कि चीन के जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो भारत की किसी कंपनी के जरिए वहां भेजने की कोशिश करे। चीन को फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा। भारत सोचेगा कि भारत के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, पर ये सिचुएशन जो है भारत के लिए नुकसान दे सकता है। अमेरिका जो है अगर चीन के साथ किसी भी तरह से आप जाते हैं तो अमेरिका को वो स्वीकार कम ही होगा। तो इसलिए ये सोचना कि ये सारी चीजें हम बढ़ा लेंगे, ऑटो कंपोनेंट्स वो भी मैक्सिमम जो है आज भी हिंदुस्तान में भी चाइना से आ रहा है, तो उसके भी एक्सपोर्ट की बात हो रही है हमारी कंपनी के जरिए। वो हम कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखना पड़ेगा। ये जरूर है कि
ये अमेरिका की ऑटो कंपनीज है, उनकी भी डिमांड है इसके साथ अगर आप देखें एक चीज, पिछले कई सालों में जिस तरह से अमेरिका के साथ रिश्ते जो है हमारे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, वो कहां तक सुधरेंगे ये देखने की बात है। अमेरिका में एक चीज जो है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही तय नहीं करते हैं कि दूसरों से रिश्ते कैसे होंगे। विदेशी रिश्ते, जैसे कि पाशा जी कह रहे थे, उनके एजेंडा में सबसे ऊपर नहीं है, और भारत तो बहुत नीचे है। स्ट्रेटेजिक, कई बार कहते हैं लोग कि हमारे साथ उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस है। स्ट्रेटेजिक अलायंस हमारे फेवर में नहीं है। स्ट्रेटेजिक अलायंस जितना भी है अमेरिका ने अपने फेवर में किया हुआ है, तो उसमें हमारे साथ अमेरिका कितना खड़ा होगा ये हमें नहीं पता, पर वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हम जरूर खड़े हों। और चूंकि जब सैंक्शंस लगे, भारत ने उसको बैलेंस करने की कोशिश की रशिया के साथ, वो अमेरिका को पसंद नहीं आया, और अभी हाल ही में उन्होंने 19 भारतीय कंपनियों पर सैंक्शंस लगाने के नोटिस दे दिए। तो लगेंगे नहीं लगेंगे अभी वो देखने की बात है, पर नोटिस दे चुके हैं। तो इन सारी सिचुएशंस को अगर आप देखें, और दूसरी चीज भारत के लिए एक चीज और सोचने की है कि भारत क्या इजराइल का साथ देगा या भारत पैलेस्टीन का साथ देगा, वो भी अपने आप में एक प्रश्न है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज के साथ में भारत को कहीं ना कहीं वो परेशानी हो रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है जिसको मैं देख रहा हूं, इजराइल की और यूएस की जो कोशिश है कि इजराइल की लड़ाई को ईरान तक एक्सटेंड करने की, वो भी डेफिनेटली भारत के हित में नहीं है। तो ये कई चीजें इस प्रकार से हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है, अगर आप देखें इकोनॉमी की अगर हम बात करें, भारतीय जो इकोनॉमी है उसके साथ सबसे बड़ी एक समस्या आएगी। एक तो डॉलर के रेट्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे आएगी। अमेरिका जिस तरह से अपने इंपोर्ट्स और चीजें कम करेगी, उससे भारत को परेशानी होगी। और भारत जो है एक जिस तरह से एक अपने को प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो चौथा, पांचवा, तीसरा जो भी है इकोनॉमी है, मैं समझता हूँ ये प्रोजेक्शन जो है अपने आप में इसको हमें मॉडरेट करने की जरूरत है। हम कुछ ज्यादा उसमें प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रियलिटी यही है कि भारत जो है आज भी एक डेवलपिंग कंट्री है, और हमारे पास अभी भी लोहा और इस तरह की कुछ चीजों को छोड़ के रॉ मटेरियल्स का हमारे पास कोई ऐसा भंडार नहीं है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सके। चाइना ने जो फार्मास्यूटिकल में डेवलपमेंट किया है, उस तरह का डेवलपमेंट हमने नहीं किया है। हम भी आज भी चाइना पे डिपेंडेंट है। तो ये कई एस्पेक्ट्स हैं जो कई तरह से अगर आप देखें, भारत के लिए सारा कुछ अनुकूल नहीं है। ट्रंप के अनुकूल होने से नहीं होता है। देखिए वहां पे सिर्फ हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट के ही रिश्ते से पूरी चीजें नहीं चलती है। अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग एक अलग लेवल पर होती है, और उसमें ज्यूइश लॉ भी काफी हावी है। तो वो किस तरह से क्या चाहेगी ये देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी एक चीज जो है नाटो का, जो है नाटो रहेगा नहीं रहेगा ये भी एक सवाल है। नाटो अगर ट्रंप अगर रशिया के साथ कोई अगर इवेंट वाकई होती है, मुझे हालांकि उसमें विश्वास नहीं है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, और खास करके जर्मनी और फ्रांस जिस तरह से नाटो से बहुत नाखुश है, इन हालातों में नाटो का क्या होगा ये भी देखने की हमें जरूरत है। इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाला जो कुछ साल हैं वो पूरे विश्व की राजनीति के लिए काफी फ्लूइड रहेंगे, काफी उथल पुथल वाले होंगे, काफी परिवर्तनशील होंगे। और जो इकोनॉमी है उसका जो खास करके जो वर्ल्ड इन्फ्लेशन है वो किस तरह से कम किया जाए, इसके बारे में अभी कोई सोच नहीं रहा है। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में एक चीज जो हम देखते हैं कि सारा कॉरपोरेट जो है उसने अमेरिकन इकोनॉमी को, अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग को पूरा पूरा कब्जा कर लिया है। और उसका असर हम यहाँ भी देख रहे हैं कि G20 कहिए या G7 कहिए, ये मुल्क के जो कॉलिशन है वो नहीं है, ये कॉलिशन है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की। उनका जो है दायरा बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जो है जो जिस तरह से लेबर लॉज वगैरह में जो जिस तरह के उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि शाह जी ने कि 12 से 18 घंटे वहां नौकरी करना पड़ता है लोगों को। हिंदुस्तान में भी लगभग उसी तरह से चीजें हो रही है, और हर जगह जो है हर मुल्क में जो है लेबर के जो बेसिक वेलफेयर है वो कम होता है। इसलिए सारी चीजों को अगर हम देखें तो हमें भारत के लोगों को इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए कि ट्रंप आ गया। ट्रंप आने से अमेरिका की नीति नहीं बदलती है, और न बदलेगी, पहले भी हम देख चुके हैं। और अब हमें कैसे संभल के चलना है ये हमें देखना है।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहिए, आप लोगों के पास हम फिर आते हैं पहले, और आप अपने साथियों को कमेंट ले लें। अब हम चलेंगे अरविंद श्रीवास्तव जी के पास। अरविंद श्रीवास्तव जी, अपराध की दुनिया का मास्टर और विशेषज्ञ ट्रंप आज की तारीख में महाराष्ट्रपति चुन लिया गया है, और भारत के भी शायद पहला ऐसा हमारा शीर्ष नेतृत्व है जिसका सर्च लुक वारंट भी इशू हो गया है, और कहा जा रहा है कि अमेरिका का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, कनाडा है। तो ऐसी हालत में आप खास करके भारत के संदर्भ में, मैं अभी तो सरकार जी और पाशा जी ने बहुत ही सकारात्मक रूप से इसका विश्लेषण किया है, देखने की कोशिश किया है कि भारत से बेहतर संबंध हो सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, ट्रंप साहब के इन नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को? देखिए, मेरे पूर्व वक्ता तो बहुत विद्वान थे और बहुत विस्तार से उन्होंने बातें रखी। हम लोग तो उतना बारीकी से बात नहीं कर सकते, मगर मैं जहां तक मोटा मोटी बात समझता हूँ, देखिए कल जब ट्रंप साहब जीते तो अडानी ने एक बड़ा, बहुत ही तारीफों से भरा और उनको जैसे बिल्कुल कोई देवदूत है, चमत्कारिक शक्ति है, क्या क्या है करके उनकी जीत पे उनको बधाई दी। अब भारत के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए तो सभी को मालूम है कि डिक्लाइन में कट जाता है वो। भारत का भी जहां तक सवाल है, नरेंद्र मोदी जी की तो उनसे पुरानी मित्रता रही है, और मित्रता इसीलिए रही है क्योंकि दोनों, नरेंद्र मोदी का चरित्र लगभग एक जैसा है, ठीक वही बातें, वही तरह के भाषा, उसी तरह की विपक्ष के ऊपर हमला, उसी तरह की धमकी की भाषा जो नरेंद्र मोदी भारत में करते हैं वो ट्रंप ने वहां पे की। नस्लवादी टिप्पणियां भी की, इमिग्रेशन के बारे में भी तमाम बातें की, विपक्षियों को जेल में डाल देने की धमकी भी दी। तो इसलिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो बेचारे पिछली बार प्रचार किए थे तो ट्रंप हार गया, इसलिए इस बार वो कुछ बोले नहीं। अब वो जीत गए हैं, तो मैं कहना ये चाहता हूँ, पहली बात तो मेरे को ये बड़ा आश्चर्य होता है कि अमेरिका में इमिग्रेशन को इतना बड़ा मुद्दा जो बनाया जाता है, ये सबके सब जो है वहां पे शरणार्थी और प्रवासी हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हों, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी के। अरे भाई, ये कुछ लोग आज आ रहे हैं, 10 साल पहले आ रहे हैं, 5 साल पहले आए हैं, या आज आ रहे हैं। आप 100 साल पहले आए, 150 साल पहले आए, पर क्या वो आपकी धरती है क्या? वो आप उसको ये क्लेम कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं कि एक गोदा बर्मन का केस है, अगर कभी आप उसको पढ़ें, पर्यावरण के ऊपर उन्होंने हाई सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था, तब जस्टिस वेंकट रमैया ने उसको डिसाइड किया था। उसमें एक रेड इंडियन व्यक्ति की व्यथा इतनी मार्मिक उसने वो लिखी थी कि उसको पढ़ के मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति की आंख में आंसू आ जाएंगे। उसने लिखा कि हमने आपको स्वागत किया, खुली बाहों से स्वागत किया, आपके लिए सब यहाँ व्यवस्था की, आपको अपनी जमीन दी, जंगल दिया, पहाड़ दिया, नदी दी, सब कुछ किया, और आपने बदले में क्या दिया? हमको गुलाम बनाया और हमको मार डाला और हमारे सब अधिकार छीन लिए। तो आज ये बात कहने का इन लोगों को नैतिक अधिकार, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो, इनको ये कहने का नैतिक अधिकार क्या है कि ये इमिग्रेशन के कारण देश में बड़ी समस्या है? ये तो सब खुद ही दूसरे वहां के मूल निवासियों को मार के और उनको कब्जा करके आए हैं, गुलाम बना के आए हैं। तो इसलिए ये बड़ा ही एक अजीब पाखंड है अमेरिका में कि इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात देखिए, जहां तक भविष्य का सवाल है, तो ये तो मैं इसको देखता हूं कि दुनिया में जिस प्रकार से दक्षिणपंथ, हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी कोई वामपंथी पार्टी नहीं है, भले ही ट्रंप ने खूब आरोप लगाया कि ये मार्क्सवादी हैं, ये लेफ्टिस्ट हैं, तो तमाम बातें हैं, लेकिन कोई डेमोक्रेटिक पार्टी या कमला हैरिस ना मार्क्सवादी है ना लेफ्टिस्ट हैं, और इनकी बुनियादी नीतियां तो कोई दुनिया में कोई फर्क इनके है नहीं, सिर्फ उनको किस तरह से हाउ टू एग्जीक्यूट, सिर्फ कार्यान्वित किस तरह से किया जाना है उस पे है। मसलन अब जैसे इजराइल का और इसका सवाल जो है, कमला हैरिस के खिलाफ और बाइडेन प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा आरोप, जो मुस्लिम कम्युनिटी नाराज थी उसका एक बड़ा आरोप, एक मुद्दा और ये था कि इजराइल को इन्होंने आंख मूंद के समर्थन किया।
इजराइल जो इतना गजा में जो इतनी तबाही मचाए हुए है वो बिना अमेरिका के समर्थन के संभव नहीं। ये लिप सर्विस भले ही कमला हैरिस कुछ भी करें या वो करें, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल अगर आज इतना बढ़ चढ़ के बात कर रहा है या इतना कर रहा है, आक्रामक है, तो वो इनके कारण है जिसकी सजा मैं समझता हूँ कमला हैरिस को भुगतना पड़ी। जहां तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सवाल है, तो मेरे को लगता है, देखिए अमेरिका में चुनाव में सबसे बड़ा प्रचार जो किया वो एलन मस्क ने किया, और आपको देखिए, आपने कल अगर सुना हो, उन्होंने 1000 करोड़ रुपए वहां पे खर्च किए एलन मस्क ने ट्रंप के चुनाव में, और एक दिन में उनके जो टेस्ला कंपनी के शेयर में 14% की बढ़ोतरी हो गई और $2,30,000 उन्होंने जो है अतिरिक्त उनके शेयर जो है 2,30,000 करोड़ डॉलर उनके कीमत 14% उसके नेटवर्थ में वृद्धि हो गई। तो मोदी जी का जो प्रयास होगा भारत के साथ संबंधों में, उसमें आम जनता को कोई भला होने वाला नहीं है, और छोटे व्यापारियों को, जो छोटे व्यवसायी हैं, इनको भी कोई भला होने वाला नहीं। ये रहेगा कि अडानी के व्यापार को या अडानी के हितों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है अमेरिका में। तो ये कुल मिला के जो कारपोरेट जो है, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे भारत के हो, जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, उनका एक नेटवर्क का और दायरा बढ़ेगा, उनका जनता के ऊपर और ज्यादा वो शोषण और उनके ऊपर और ज्यादा दबाव, आर्थिक दबाव बढ़ेगा। अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बोला, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत 5वीं विश्व अर्थव्यवस्था, चंद्रचूड़ जी ने भी ये टिप्पणी की परसों, जिसकी काफी आलोचना हुई कि भारत जो है वो अब एक वैश्विक आर्थिक ताकत है। भाई, वैश्विक आर्थिक ताकत किसके लिए? सवाल इस बात का है, क्या आम जनता के लिए है, क्या मध्यम वर्ग के लिए है, क्या वर्किंग क्लास के लिए है? इनकी तो स्थिति बिगड़ रही है। आप भले पहले नंबर की ताकत बन जाए, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो हो रहा है वो, उससे कोई आम जनता तो 80 करोड़ जो है 5 किलो की लाइन में लगे हुए हैं और अमेरिका जा रहे हैं वहां सीमा पे। आज तो इतना तेज है भारत से विस्थापन, कितने लोग, लाखों लोग भारत छोड़ के बाहर बसने जा रहे हैं। अगर इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था होती तो क्यों जा रहे हैं? क्यों मरने के लिए वो डंकी रूट में और मैक्सिको के उसमें सीमा पे, और जिसको ट्रंप अब कह रहा है कि हम वापस भेजेंगे। और आज जो मैंने पढ़ा है कि जो लोग पहले से रह रहे हैं उनको भी कोई जरूरी नहीं, गारंटी नहीं है कि वो वहां पे रहने की उनको कोई अधिकार, उनको भी वापस भेजा जा सकता है। जो अमेरिका में रह रहे हैं पहले से, उनको भी वापस भेजा सकता है। तो मैं समझता हूं कि, और भारत सरकार कोई इसका विरोध कर पाएगी ऐसा मेरे को लगता नहीं, क्योंकि मोदी जी की या भारत सरकार की प्राथमिकता और इंटरेस्ट ये है कि भारत के कारपोरेट इंटरेस्ट को अमेरिका में कैसे प्रोटेक्ट रखना, कैसे उसको बढ़ाना, वहां से लोगों को डिपोर्ट किया जाए या लोगों को घुसने से रोका जाए या छोटे व्यवसायियों के ऊपर टैरिफ बढ़ाया जाए। ये मैं नहीं समझता कि मोदी जी के लिए कोई बड़ा इश्यू है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाला समय, और अमेरिका के अंदर भी मुझको लगता है कि कुछ ज्यादा इस बार राजनीतिक उथल पुथल होगी। सत्ता का वो भले ही हस्तांतरण हो जाए, लेकिन जिस तरह का फांसीवादी मनोवृत्ति है ट्रंप की, जो पिछली बार चुनाव में उन्होंने जो दर्शाया और धमकी दी है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका जो कंपैरेटिवली इंटरनली पीसफुल वो माना जाता है, वो शायद इस बार काफी थोड़ा सा उथल पुथल वाला रहेगा। और एक बात और, ये बात जरूर स्पष्ट हुई कि अमेरिका की जनता जो है किसी महिला को प्रधानमंत्री मुख्य पद पे चुनने के लिए आज भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। दो बार महिलाएं खड़ी हुई और दोनों बार ट्रंप ने उनको हराया। ट्रंप जैसा व्यक्ति अगर एक महिला को हरा रहा है, तो इससे ये भी पता चलता है कि वहां पे गन कल्चर और गुंडागर्दी की जो एक भारत में भी जो बन गया भक्तों का और जो हिंदुत्ववादी लोगों का एक जो बड़ा ग्रुप बन गया है, उसी तरह का वहां भी रिपब्लिकन पार्टी जो है वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने उसी तरह के भक्तों को वहां भी तैयार कर लिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो सच है कि भारत जब चीन इसके तमाम भूभाग पर कब्जा करता चला जा रहा है और हमारा प्रधानमंत्री सदन में खड़ा होकर के झूठ बोल देता है, तो ऐसी हालत में
अमेरिका के साथ, और अमेरिका का ट्रंप तो इनका भी उस्ताद है, ये तो उसको अपना परम मित्र मानते हैं। खैर, अब हम चलेंगे विजय चावला जी के पास। अब विजय चावला जी, व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से आप ये ट्रंप के इस कार्यकाल को आपका कैसे आकलन करते हैं विजय चावला जी? साथियों नमस्कार। अभी बड़े शानदार बातचीत हो रही, बड़ा मजा आ रहा है सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को लाए आप इस बार। साथियों, मैं उसके ऊपर जो तिवारी जी ने कहा उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा। पहले एक बुनियादी बात को देख ले। ट्रंप जब पिछली बार चुनकर आए थे तो अमेरिका का जो असली राज है, जिसे डीप स्टेट कहते हैं, डीप स्टेट ट्रंप के बहुत खिलाफ था और उसने लगातार उसके खिलाफ प्रचार किया। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जितने बड़े बड़े अखबार उसके कंट्रोल हैं, इन्होंने सुबह से शाम तक ट्रंप को गालियां बकते थे। क्यों? क्योंकि वो ट्रंप की बुनियादी नीतियों के खिलाफ थे। ट्रंप रूस से दोस्ती चाहता था, वो लोग रूस पे हमला करना चाहते थे। इस प्रकार से दोनों के बीच में लगातार क्लैश चला है। दूसरा, ट्रंप का बिल्कुल साफ मानना था कि विदेशियों में जाकर जो हम लोग काम कर रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को अफ्रीका के अंदर ही सुधार करना चाहिए। तो इसको लेकर पूरे 4 साल तक दोनों के अंदर क्लैश रहा। ट्रंप ने, माफ कीजिएगा, अपने पिछले कार्यकाल में एक भी युद्ध शुरू नहीं किया था, एक भी युद्ध शुरू नहीं किया। अब इस बार देखते हैं क्या होता है। पिछली परिस्थिति और आज की परिस्थिति में मतलब कई बातों में बहुत फर्क है। बाइडेन पूरे तौर पे डीप स्टेट के आदमी थे, असली राज के आदमी थे, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के आदमी थे। वो लगातार जैसा वो लोग चाहते थे वैसा कहते गए। ओबामा ने भी मिलिट्री स्टेट की बात नहीं मानी थी, लेकिन बाइडेन तो पूरे तौर पे तैयार थे। वो बाद में कहते थे, पहले वो हो जाता था। वो उन्होंने अपने आप को लगभग इजराइल का स्पोक्समैन तक बना डाला था। तो ये जो बाइडेन वाली नीति थी, युद्ध करो, निरंतर युद्ध करने वाली नीति थी ताकि अमेरिकी पूंजीवाद की रक्षा की जा सके, ये जो लगातार नीति थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के स्तर के ऊपर ज्यादातर क्षेत्रों में अमेरिका चीन से पिछड़ चुका है, तो अमेरिका के पास जो हथियारों का जो है वो उसी के आधार पे अपनी सुपरमेसी स्थापित करना चाहता है। तो ये जो काम था बाइडेन के समय में इन्होंने खूब किया। अब देखना है कि ट्रंप क्या करते हैं। क्या ट्रंप इन युद्धों को रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? इजराइल का तो उन्होंने जो बोला है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो इजराइल को वो जो करना चाहते हैं उसको पूरा करने देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। मालूम नहीं वो क्या कर पाएंगे। यूक्रेन के युद्ध वो शायद रुकवाने के पक्ष में है, इसको भी हमको देखना है, क्योंकि यूरोप वालों ने कहा है कि आप लगातार, अमेरिका से कहा कि आप लगातार यूक्रेन का समर्थन करते रहिए, कीव का समर्थन करते रहिए, ज़ेलेंस्की का समर्थन करते रहिए। तो इस प्रकार से पश्चिमी साम्राज्यवादी खेमे के अंदर कुछ मनमुटाव सा शुरू हो गया है। तो ट्रंप क्या करेंगे, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। साथी, हम लोग आ जाए उनकी आर्थिक नीतियों पे। उन्होंने घोषणा की है कि जितना आयात है उसके ऊपर 20% का कर लगेगा, और मोटर उद्योग में मोटरें जो आयात होंगी उसके ऊपर 200% का टैक्स लगेगा। अब एक्चुअल फैक्ट में कितना जाकर टैक्स लगता है इसको देखने की बात है। भारत का अमेरिका को निर्यात $75 बिलियन है। ये $75 बिलियन भारत का अमेरिका के साथ अच्छा खासा सरप्लस है, और मात्र 2-4 देशों में से एक अमेरिका ही ऐसा है जहां भारत के पास जिसका भारत के साथ व्यवहार में भारत के पक्ष में सरप्लस है। तो अगर ये टैक्स लगता है तो भारत को काफी संकट आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये मोदी और ट्रंप हाथ मिलाकर रिंगा रिंगा रोजिश कर रहे हैं, इससे इन चीजों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। जैसे जी कंपनी ने जो हमारे तेजस विमान के लिए जो इंजन देना है और उसके लिए बाइडेन वगैरह ने जो अड़ंगा डाल रखा था, वो अड़ंगा खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। इसी प्रकार से ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि बांग्लादेश की सरकार को इन्होंने उठा के पटक दिया, अमेरिका वाले वहां पर कुछ ईसाई राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीजों के अंदर मुझे लगता है बाइडेन भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी रियायत उनको उनको ट्रंप के राज से मिल जाएंगी, लेकिन आर्थिक तौर के ऊपर उसने तो बहुत साफ कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो, क्या उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, एक बहुत बड़ा 50, बहुत ज्यादा
क्या कहते हैं, टैरिफ किंग है, टैरिफ किंग, हाँ, उसको बोला कि टैरिफ किंग है, ये अपने नहीं आने देता और दूसरी जगह भेजता है। तो वहां पर भारत को निसंदेह संकट होने वाला है। अब इसीलिए आपने गौर किया होगा कि चीन जो अभी तक अमेरिका के दबाव में था और भारत, इन दोनों को लगा कि अब हम लोग को आपस में आज साथ आ जाना चाहिए, तो भारत चीन ने अपने बॉर्डर एग्रीमेंट, चीन ने फौरन रियायत करके उनके साथ बॉर्डर एग्रीमेंट कर लिया। तो अब अमेरिका को जो लग रहा था कि भारत को पूरे तौर पे चीन के खिलाफ खड़ा करेगा, उसके अंदर भी एक फांस आ गई है। तो चीजें आसान नहीं है, भारत के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है। एक जो बात गौर करने की है, साथी ने बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने अडानी के बयान को कोट किया, बहुत शानदार। भारत का जो बड़ा पूंजीपति वर्ग है, जो भारत का एकाधिकार पूंजीपति वर्ग है, ये जो मोनोपोली कैपिटल है, इसका अमेरिकी बड़ी पूंजी से बड़ा घनिष्ठ ताल्लुकात है, दांत काठी रोटी है बिल्कुल। और ट्रंप है वो इस बिग बिजनेस का आदमी है, वो इनको और अधिक रियायतें देने जा रहा है, उसने खुल के अभी से कह दिया। अमेरिका की जनता का क्या होगा, एक साथी ने अच्छा कहा, ये बात अलग है। ट्रंप का बुनियादी मुद्दा ये है कि इनको और अधिक, बिग बिजनेस को और अधिक कंसेशन दिया जाए। मोदी भी इसी प्रकार के व्यक्ति हैं। तो इसलिए ये दोनों जो हैं, अपने अपने जो बिग बिजनेस है, जो बड़ा पूंजीपति है, चाहे मस्क हो, चाहे जुकरबर्ग हो, चाहे और लोग हों, चाहे अपना अंबानी हो, अडानी हो, ये सब का जो गठजोड़ है, ये इन दोनों को चलाएगा और ये लोग दोनों उसके मुताबिक चलेंगे। तो हो सकता है कि इस वजह से, केवल इस वजह से ट्रंप भारत के ऊपर हथौड़ा न मारे, जो चीन के ऊपर मारने की सोच रहा है, हो सकता है। लेकिन भारत को बहुत सावधान रहना है और ये देखना है, इस चीज को देखना है कि भाई हम जो इतनी सारे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक का, बाकी का, इसके अंदर देसी कंटेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। देसी कंटेंट कई जगहों पर तो घट रहा है, उत्पादन बेशक बढ़ रहा है, देसी कंटेंट घट रहा है। और चीन के साथ तो हम लगातार ऐसे व्यापारिक घाटा बढ़ाते जा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो साथी ये एक स्थितियां हैं जिसके अंदर देखना है कि क्या होता है। आपने गौर किया होगा, एक चीज और शुरू हो गई है भारत के अंदर कि भाई हम लोगों ने जो RCEP ज्वाइन नहीं किया, रीजनल इकोनॉमिक, ये जो चीन के नेतृत्व वाला दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान का ये जो आर्थिक कॉमन मार्केट है, भारत ने जो ज्वाइन नहीं किया, इसके उत्तर भारत को चले जाना चाहिए। ऐसी बातें हो रही हैं और खुल के बोलना शुरू हो गया मंत्रियों द्वारा। कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत भी जाकर इसके अंदर शामिल हो जाए। अब शामिल होने से पीयूष गोयल कहते हैं कि भारत और चीन के बीच के अंदर एक फ्री ट्रेड इकोनॉमी हो जाएगी। तो फ्री ट्रेड इकोनॉमी तो लोग मर ही जाएंगे चीन के खिलाफ। तो बहरहाल बड़े एक्साइटिंग टाइम्स हैं, हमको देखना है कि क्या होने जा रहा है। हमको देखना है कि ये लोग क्या करते हैं। आत्मनिर्भर और स्वदेशी वाले जो लोग हैं, इस समय सत्ता में है, रोज सुबह से शाम तक यही बातें बोलते हैं, व्यवहार में क्या करते हैं, हम लोग को इसको देखना है साथी। और हम लोग सबको पैनी नजर से देखना है। तिवारी जी को एक बार और बधाई। पहले 3 वक्ता इतने शानदार बोले कि हमको लगा कि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, उन्हीं की बात सुननी चाहिए। धन्यवाद आप, बहुत बहुत। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर गिरीश। डॉक्टर गिरीश जी, ये दोनों के दोनों अपने क्षेत्र के चैंपियन हैं। देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इनके जो कारपोरेट मित्र हैं उन्हीं की दृष्टि से ये भी यहाँ काम कर रहे हैं और वो भी वहाँ काम करेंगे। एक चीज और है कि ये एक लंबे अरसे के बाद सीधे सीधे इस राष्ट्रपति का सीनेट में बहुमत है। अभी वो दूसरे सदन में तो अभी वो स्थिति नहीं है। और ये चीन के साथ जिस तरीके से ये जा करके इन्होंने घोषणा किया है मोदी जी ने कि उसके साथ हमारा समझौता हुआ, और क्या समझौता हुआ आज की तारीख तक भारत अपने देश को बताने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी, बार बार पूछे जाने के बावजूद नहीं बता रहे। ऐसी हालत में चीन से जो इनके संबंध डेवलप हो रहे थे, विकसित हो रहे थे, उसका क्या असर पड़ेगा अमेरिका पर, और अमेरिका से अब इनके क्या स्थिति हो रहेगी। कारपोरेट इनके कारपोरेट लोग तो वहां के कारपोरेट से गठजोड़ कर लेंगे, तो क्या कारपोरेट का हित साधन होगा या उसमें देश का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, देश को भी उससे कुछ लाभ मिलने वाला है, या ये देश को उससे क्या मिलने वाला है? डॉक्टर गिरीश जी।
5 मिनट शेष हैं और आपने बहुत लंबा चौड़ा स्पैन मेरे सामने प्रस्तुत किया है, तो वो संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर के इस चुनाव की और इस चुनाव से जो ग्लोबल लेवल पर असर पड़ने वाला है उसकी समीक्षा की है, उन्हें बधाई। और अगर कोई मंत्रालय बात कर रहा होगा आपके इस चैनल को, तो जरूर आपको ब्रांड करेगा अर्बन नक्सल्स का डिस्कशन है ये। मैं ये कहना चाहता हूं कि मोटी मोटी 2-3 बातें। 2014 में जिस स्टाइल में मोदी जी ने भारत में चुनाव लड़ा, इस बार ट्रंप ने ठीक उसी स्टाइल में चुनाव लड़ा। और वाइब्रेंट अमेरिका का जो उन्होंने सपना दिखा दिया है, वो उनके लिए आंतरिक क्षेत्र में भी समस्याएं पैदा करेगा और बाहर की दुनिया में भी उनके लिए काफी समस्याएं पैदा करेगा। क्योंकि वो जो सपने उन्होंने जगा दिए हैं, रोजगार देने के, महंगाई कम करने के, अमेरिका को बहुत विश्व गुरु बना देने के, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, वो जो है वो तो तब हो सकते हैं कि वहां के मोनोपोली हाउजेज पर रोक लगाई जाए, उनको कर्व किया जाए, उनको सीज किया जाए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि $10 मिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता देने वाले एलन मस्क पर कोई रोक लगेगी? वहां नहीं लगेगी। और जो दूसरे पूंजीपति जो अमेरिकी चुनाव में आकर के उतरते हैं दोनों तरफ से, उन पर कोई आज तक लगाम लगी है तो लगेगी। तो कैसे रोजगार का सवाल, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सवाल हल होगा, ये मैं नहीं समझता। और कुछ दिनों में ट्रंप साहब एक्सपोज हो जाएंगे, शपथ ग्रहण तक ही बहुत कुछ हो जाना है। एक बात तो ये कहूंगा। दूसरा, उन्होंने जो युद्ध के बारे में बातें कही हैं, इतना आसान है क्या? इस यूक्रेन और रूस के युद्ध ने और इजराइल और प्रोक्सीज, ईरानी प्रोक्सीज के युद्ध ने और जो गाजा की शक्तियों के युद्ध ने जो यौद्धिक सामग्री बनाने वाली इंडस्ट्री है उसको कितना हद तक उछाल दिया है। और उन्होंने चुनाव में पैसा लगाया है। वो इतनी कमजोर नहीं है, वो एलन मस्क से कमजोर नहीं है, वो भी बड़ी पावरफुल है। तो एकदम युद्ध रुकवाने की जो बात की जा रही है वो बिल्कुल बिल्कुल मस्खरापन है। रूस के अपने हित हैं। क्या ट्रंप साहब ये घोषणा कर सकते हैं कि नाटो में यूक्रेन को नहीं लिया जाएगा? ये आउटराइटली वो घोषणा नहीं कर सकेंगे तो रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकेगा। और इसी तरह फिलिस्तीन के निर्माण की बात अगर वो नहीं करेंगे तो भले ही आप ईरान को तबाह कर दें, लेकिन वो युद्ध तो नहीं रुकेगा। तो ये युद्ध के बारे में भी जो वो सपना जगाया है, मुझे नहीं लगता वो पूरा होने वाला है। अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली बात तो यह कि जिस दिन वो जीते, हमारे पैसे की कीमत, हमारे रुपए की कीमत 23 पैसे गिर गई। यानी हमारे देश की जो वेल्थ है वो 1/5 हिस्सा कम हो गई और विश्व गुरु जी देखते रह गए। तो ये हालत होने वाली है। दूसरे हमारे साथियों ने अन्य रूप में कहा, जो भारत में अमेरिका का आयात होता है उस पर बहुत ड्यूटी है, जो झगड़ा ट्रंप के उसी जमाने से चल रहा है। अब ट्रंप ज्यादा पावरफुल होकर के उभरे हैं अमेरिका में, तो वो हर चीज पर दबाव बनाएंगे और भारत पर भी दबाव बनाएंगे। और क्योंकि भारत ने अपने अपने किन्हीं राजनीतिक कारणों से चीन को टारगेट पहले रखा है, इसलिए भारत अमेरिका के दबाव में आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। तो ये भारत की स्थिति होने वाली है। और भारत में जो जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही थी, वो कैसे पूरी होगी जब हमारे लोग वहां जाके काम कर रहे हैं? वो या तो भगाए जाएंगे या उनके काम को आधा कर दिया जाएगा। ये सारी बातें होंगी। पूंजीवाद जब आता है भर भरा के, तो वो आता है और वो जनता के हक अधिकारों को कर्व करता है। पाशा जी ने कहा 18 घंटे तक काम कराया जाता है, हमारे घंटे भी 12-14 घंटे काम कराया जाता है। लेकिन भारत में एक अंतिम बात ये कह रहा हूं, भारत में एक ऐसा वर्ग है जो कहीं भी जीत में आशा देखने लगता है।
जब ब्रिटेन में अभी चुनाव हुआ था, लेबर पार्टी जीती, तो लोग सोचने लगे समाजवाद आ गया। श्रीलंका में एक एक वामपंथी किस्म का आउटफिट आया तो लोग समझने लगे कि दुनिया फिर से कम्युनिज्म की ओर बढ़ने लगी। इसी तरह ट्रंप के बारे में लोग सोच रहे हैं। मैं समझ रहा हूं ट्रंप ने जो वायदे जगाए हैं, जो वायदे किए हैं, उनसे वो अमेरिका में भी फंसेंगे, और जब उनका इम्प्लीमेंटेशन वो बाहरी दुनिया में लेकर के आएंगे तो वहां भी बहुत गहरे टकराव पैदा होंगे। मेरे समझ से मेरा इतना ही कहना है, और आपका टाइम भी पूरा हो चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गिरीश जी, आप तो जो राजनीतिक चित्र खींचा है तो वो तो अपने आप में काफ़ी भयावह है। अब हम एक बार फाइनल कमेंट के लिए चलते हैं, पासा साहब के ही पास चलते हैं। पासा जी, जिस तरीके से चुनाव पीरियड में आक्रामक रुख अख्तियार किया ट्रंप ने, और ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर ट्रंप हार जाते हैं तो भी वो उनको छोड़ने वाले नहीं है, कमला हैरिस को, और अब तो वो जीत चुके हैं। ऐसी हालत में खास करके जो अभी 26 नवंबर को उनके ऊपर फैसला आने वाला है, अगर उसमें अगर उनको सजा हो जाती है, या वैसे तो अब उसकी उम्मीद बहुत कम है कि उनको सजा हो पाएगी, लेकिन अपना संभावना है अगर न्यायपालिका कायदे से काम कर दिया उनको सजा हो गई, तो ऐसी हालत में या ऐसी स्थिति में अगर वो बरी भी हो जाते हैं तो भी क्या उनके ऊपर कोई दबाव आप देखते हैं उनकी पॉलिसी के ऊपर? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मैं पहले सेगमेंट में भी कुछ बताना चाहता था, लेकिन समय कम था। मैं टेक्सास में खास तौर पे 2 महीने से ज्यादा रहा, और टेक्सास स्टेट जो साउथ में है, मेक्सिको के बॉर्डर से, वो सबसे आखिर में था जो फेडरेशन में शामिल हुआ, और स्लेवरी भी बहुत देर के बाद वहां खत्म हुई। और टेक्सास में और आसपास के इलाकों में जिस तरीके से ब्लैक्स को ट्रीट किया जाता है, या इमिग्रेंट्स मैक्सिकन्स को ट्रीट किया जाता है, बहुत ही शर्मनाक है वहाँ, बहुत सी क्षेत्रों में। कहीं नहीं मैं देखा इतना बुरी तरीके से जो इमिग्रेंट्स को और ब्लैक्स को वहाँ ट्रीट करते हैं। एक उदाहरण, सादा सा उदाहरण देता हूँ मैं। एक बुक एग्जीबिशन में मैं गया था, और वहाँ कुछ किताबें खरीदने के बाद जब मैं कैशियर के पास पहुंचा तो मेरे सामने 2 वाइट्स थे जो कि काउबॉय टाइप थे, टोपी पहन के और गन लेके वगैरह। और जब उनका टर्न आया तो कैशियर एक लेडी थी, ब्लैक थी, और इन दोनों वाइट्स ने जो उसका अमाउंट लिए थे किताबों के लिए, उसके मुंह पे डॉलर फेंक के चले गए हो। यानी रसीद भी नहीं लिए, और वो चेंज भी नहीं लिया। जब वो इसरार कर रही थी कि अपना चेंज लो, तो उसने गुस्से से बोल के मुंह मोड़ के चला गया कि आप रख लो। इस तरीके से खुले आम ब्लैक्स को वहाँ ये नजरिया देखने में आया। और दूसरी गंभीर बात ये हुई कि अगर ट्रंप हार जाते तो वहां बात ऐसी भी नौबत आ गई थी कि जो वाइट्स हैं वहाँ ऑर्गेनाइज्ड हैं। ऑर्गेनाइज मतलब जो पुलिस में और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल गार्ड में, आर्मी में और वगैरह जो ट्रेन लेके हैं, रिटायर्ड या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके, उनकी काफी हद तक ऑर्गेनाइज फोर्स बन गई है टेक्सास में। और इतनी खतरनाक फौज है ये, बल्कि फौज में नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये गुंडे हैं या ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड पीपल हैं, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं कुछ लोगों से इंटरव्यू भी किया तो वो बता रहे थे कि पिछली बार जब ट्रंप हार गए तो हम उसी दौरान से हम तैयारी करते आ रहे हैं, और हम कुछ भी हद तक जा सकते हैं। तो ये बहुत ही भयानक सिनारियो सिर्फ एक स्टेट में मुझे देखने को आया, और ऐसी खबरें जो है कम से कम 8-10 स्टेट्स में मुझे और भी सुनने को मिले। तो वहाँ चूंकि गन लेना बहुत आसान है, सिर्फ आप एक ड्राइवर
लाइसेंस बता के कोई भी शॉप में, वॉलमार्ट में सब्जी की तरह गन खरीद सकते हैं, चाहे मशीन गन हो, लाइट मशीन